डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नहीं होगी नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। 5 मई को फिर होगी सुनवाई। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हुई महागठबंधन की बैठक, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी। जो बिहार के मुद्दे, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया। रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे की फिर शुरू हुई कोशिशें। अमेरिकी नेताओं की यूरोपीय देशों के साथ हो रही हैं बैठकें। होंगी खेल की भी खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। नए वक्फ कानून के तहत नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अगले आदेश तक संपत्तियों की भी यथास्थिति बनी रहेगी। केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के रुख पर जताई नाराजगी। कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति को बिलों की मंजूरी देने की तय की थी समय सीमा। ईडी ने लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से की लंबी पूछताछ। भाजपा ने गांधी परिवार को जन्मजात भ्रष्ट करार दिया। वाड्रा ने लगाया जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को जाएंगी मुर्शिदाबाद। हिंसा पीड़ितों के टूटे घर बनवाने का किया वादा। एसएससी शिक्षकों को भी दिया भरोसा, जल्द दूर होगी उनकी समस्या। और भारत ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को 2 नेशन थ्योरी वाले बयान पर दिया जवाब। कहा, बांग्लादेश बनने के बाद खत्म हो गई यह थ्योरी। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। पाकिस्तान को पीओके भी करना पड़ेगा खाली। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी किसी तरह का कोई स्थगन आदेश या स्टे ऑर्डर तो नहीं दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वक्फ संशोधन कानून 2025 के कुछ प्रावधानों पर फिलहाल अमल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं का जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का समय इसलिए दिया गया है ताकि वो सरकार के जवाब की समीक्षा कर सकें। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को करेगा। पूरी जानकारी के साथ हैं अंशिता। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून के प्रावधानों पर किसी भी तरह के संभावित स्टे का विरोध किया। जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त भी मांगा। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में कोई भी नया सदस्य नहीं जोड़ा जाएगा और न ही वक्फ की मौजूदा संपत्तियों पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को रिकॉर्ड में लिया और समय देने की अपील मान ली। कोर्ट ने ये भी कहा कि तब तक वक्फ बाय यूजर प्रावधान डिनोटिफाई नहीं होना चाहिए। कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे वकील वरुण कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया, स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के अपने फैसले में संकेत दिया था कि वो इस कानून के कुछ प्रावधानों पर स्टे जारी कर सकता है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। याचिकाकर्ताओं में से एक और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क कहते हैं कि हमारी जो मांग है उसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट हैं।
देखिए, जो पिटिशन में अभी डिमांड थी अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है और आने में जो सुनवाई होगी हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। वहीं कांग्रेस नेता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस कानून को वक्फ में सुधार बता रही है, लेकिन वास्तव में ये अधिकारों पर प्रहार है। ये न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट करता है, बल्कि आत्मनिर्णय की भावना को भी कुचलता है। I'm going to speak with you about the Waqf Amendment Act of 25. And let me clarify at the outset, since the matter is going on, it was heard today, and also the next date is 5th. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तय की है। मामले में स्टे भले ही ना दिया हो, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें राहत जरूर मिली है और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से उन्हें काफी उम्मीद है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से यह भी कहा कि जब तक अगली सुनवाई या अगला आदेश नहीं हो जाता तब तक वक्फ बाय यूजर प्रावधान डीनोटिफाई नहीं होना चाहिए। वक्फ बाय यूजर का मतलब ऐसी संपत्तियों से है जिनका लंबे समय से धार्मिक या धर्मार्थ कार्यों में इस्तेमाल होता रहा है और इस वजह से उन्हें वक्फ माना जाता है, भले ही उनके पास औपचारिक दस्तावेज न हो। संशोधित कानून में यह कहा गया है कि यह प्रावधान उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो विवादित हैं या सरकारी भूमि पर हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है, लेकिन इससे संकेत यही मिल रहा है कि विवादास्पद प्रावधानों को कोर्ट रद्द कर सकता है, लेकिन पूरे कानून को शायद ही रद्द करे, जैसा कि याचिकाकर्ताओं की मांग है। इसे समझने के लिए मैंने बात की लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्र से। देखिए, कल जब सुनवाई हुई थी तो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि संसद से पास कानून को, जिस कानून पर संसद में विचार विमर्श हुआ हो, बहस हुई हो, वैसे कानून पर अदालतों को बिना विस्तृत सुनवाई के रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इस कानून में कुछ कमियां ऐसी हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर हमें तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है। हम तत्काल रोक लगाएंगे, अंतरिम रोक लगाएंगे। कल ही कोर्ट ने ऐसा संकेत दे दिया था जी। और उसमें जो दो मुख्य सवाल थे, जो नए कानून में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाया गया है, पहला ये मसला था, और दूसरा जो सेंट्रल काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की बात थी, नियुक्तियों की बात थी। और ये दोनों पर अंतरिम रोक इसलिए कोर्ट लगाना चाहता था कि अगर मान लीजिए कि वक्फ बाय यूजर के प्रावधान जैसे ही हट जाता या हट रहा था, उसके बाद से ढेर सारी संपत्तियों को लेकर, वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर विवाद खड़ा हो जाता जी। इसलिए कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाने की कल बात की थी। और अगर काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड है, इसमें नियुक्तियां हो जाती तो भी कुछ ऐसे बदलाव हो जाते जो बाद में मुसीबत खड़ा हो जाती, बाद में समस्या पैदा होती। तो इसलिए कल कोर्ट ने संकेत दिया था। और आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चूंकि केंद्र सरकार को पहले से इस बात का आभास हो गया था कल की सुनवाई के दौरान है कि कोर्ट को जो कमियां दिख रही हैं, ये कमियां दिख रही हैं, इस पर कोर्ट को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। इसलिए कोर्ट कोई आदेश पारित करे इससे पहले ही सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने एक तरह से हम कहें कि आत्मसमर्पण करते हुए कह दिया कि माय लॉर्ड, संसद से पारित कानून है, आपको जिन प्रावधानों पर आपत्ति है, जिसको लेकर आप अंतरिम आदेश देना चाहते, जिसको लग रहा है कि इस पर रोक लगाया ही जाना चाहिए, उस पर हम खुद ही अमल नहीं करने जा रहे हैं। हम उस पर वक्फ बाय यूजर वाले प्रावधान को और इस पर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति वाला जो जिन पर आपको आपत्ति है, उसको हम लागू नहीं करेंगे जब तक इस मसले पर सुनवाई नहीं हो जाती। और केंद्र सरकार के, चूंकि कोर्ट को यही कोर्ट चाहती भी थी, और इसलिए केंद्र सरकार के ये जो स्टेटमेंट था कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पर ले लिया। तो मतलब ये तकनीकी तौर पर देखा जाए कि भले ही कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेने का मतलब हो गया कि वो आदेश की तरह ही हो गया। तो अब ये दो प्रावधान जो हैं वो अगले आदेश तक लागू नहीं होंगे। इसका मतलब प्रभाकर जी, अगर ये देखा जाए कि जो सबसे, अगर कानून पूरी तरह से भले ही रद्द न करे, जिसका आप बता भी रहे हैं कि संकेत दे भी दिया है, तब भी जो सबसे बड़े मुद्दे थे उनको रद्द करने का संकेत दे दिया है, और बाकी चीजें अगर लागू रहती हैं तो फिर उनका कोई बहुत मतलब भी नहीं रह जाता, जैसे जो मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, देखिए, इसमें जितने प्रावधान है, कल जब इस मसले की शुरुआत हुई थी तो इस कानून के प्रत्येक प्रावधान को लेकर आपत्ति है।
कपिल सिब्बल ने कल कोर्ट के एक एक प्रावधान पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे। मसलन इसमें एक नए कानून में एक प्रावधान किया गया है कि आपको वक्फ करने के लिए ये जरूरी है कि आप 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो जी। इस पर भी उनकी आपत्ति थी। तो ऐसे तमाम तरह की चीजों पर आपत्ति है, तमाम प्रावधानों पर आपत्ति है, लेकिन वो जो बाकी के प्रावधान हैं उस पर रोक लगे या न लगे तत्कालिक तौर पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। जो मुख्य मसला था, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर में वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसे कानून लागू होते ही उसे डी नोटिफाई कर देती केंद्र सरकार, जैसे वो डी नोटिफाई हो जाती वो संपत्ति, उसके बाद वो सरकार की हो जाती, इसलिए कि वक्फ बाय यूजर के पास कोई कागज नहीं है उसके लिए। और कोर्ट को इसी बात, कोर्ट ने जब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस देश में 1925 के पहले रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी और इस देश में जो प्रॉपर्टी है वो 12वीं शताब्दी से लेकर के अब तक, आजादी के पहले तक ढेर सारी पुरानी संपत्ति है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और चूंकि इस कानून में एक प्रावधान है किया गया है, हालांकि इसमें कानून में प्रावधान दिया गया कि इस कानून के यानी 2025 में जो ये कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हो रहा है, जिस तारीख में लागू होगा उसके बाद वक्फ बाय यूजर लागू नहीं होगा, लेकिन उसके पहले की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी स्थिति में बदलाव नहीं होगा, बशर्ते कि उस पर कोई कानूनी विवाद नहीं हो। तो कानूनी विवाद नहीं हो तब कोर्ट ने कहा कि लेकिन जिन पर कानूनी विवाद होगा या है उस पर जब आप कागज मांगेंगे 12वीं शताब्दी के किसी वक्त की प्रॉपर्टी पर, तो वो कहां से देंगे? जी बिल्कुल, सवाल का जवाब सॉलिसिटर जनरल के पास नहीं था। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सी है तो खैर उस पे तमाम आपत्तियां, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सबसे ज्यादा जो तमाम विवादित चीजें थी, 3 मुद्दे थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर जो याचिकाकर्ता हैं एक तरह से उनके पक्ष को भली भांति समझा है और उस पर ऐसा लगता है कि जब फैसला आएगा तो उन प्रावधानों को खत्म करने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अभी तक अगर तकनीकी तौर पर देखें, कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझें अगर, तो एडमिशन स्टेज इसको बोलते हैं, जब सुनवाई के पहले, नोटिस करने के पहले जब अदालत में ऐसी सुनवाई होती है तब उसे एडमिशन राउंड कहते हैं कि एडमिशन के पहले की सुनवाई। तो यहाँ पर जैसे कल 2 घंटे की सुनवाई हुई, तो 2 घंटे की सुनवाई में 1.5 घंटे से ज्यादा केवल इस मसले पर सुनवाई हुई, केवल उनके तरफ से सुनवाई हुई जिन लोगों ने इस कानून को चुनौती दी है। तो केंद्र सरकार के तरफ से जो लोग भी, चूंकि इसमें आपको पता है कि कुछ लोग और भी आए हैं जो इस कानून के पक्ष में हैं, 7 राज्य सरकारें आई हैं जो इस कानून के पक्ष में हैं, उनको भी अपनी अपनी बातें कहनी थी, तो उनकी बातें अभी कोर्ट के सामने नहीं रखी गई हैं। केंद्र सरकार के तरफ से भी इतने बड़े मसले पर केवल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलील रखी। मुझे जो मैं समझ रहा था कि इसमें अटॉर्नी जनरल भी आने चाहिए थे और मुझे आज उम्मीद थी कि आज की सुनवाई में अटॉर्नी जनरल भी आते, लेकिन आज तो बहस ही नहीं हुई। जैसे मान के बैठे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने मूड बना लिया है, सुप्रीम कोर्ट ही तय कर चुका है कि वो ऐसा आदेश पारित करेगा ही, तो बस कोर्ट के सामने उन्होंने कह देना था कि आप कोई आदेश पारित मत कीजिए, हम खुद ही इस पर अमल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बाद में जब 5 मई की तारीख है, 5 मई को जब तारीख होगी तो सरकार की तरफ से और लोग भी आएंगे, सॉलिसिटर जनरल ही नहीं होंगे, अटॉर्नी जनरल पेश होंगे और ये जो 7 राज्य सरकारें यहाँ पर आई हैं वो बड़े बड़े वकीलों को हायर करेंगी। इसमें हरीश साल्वे भी पेश हो सकते हैं, कल वो थोड़े समय के लिए पेश हो रहे थे, सरकार के पक्ष में खड़े हो रहे थे। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। अब जब सुनवाई होगी आगे तो विस्तार से वहां पर सरकार को मौका मिलेगा ये बताने के लिए कि ये प्रावधान रखे गए तो क्यों रखे गए, उसकी वजह क्या थी। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्र। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात बिहार की। बिहार में आज महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम अन्य पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा 20 साल का बिहार में एनडीए सरकार और 11 साल से केंद्र में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के दावे हैं, जिन्हें गठबंधन जनता के बीच ले जाएगा। पूरी जानकारी दे रही हैं आंचल। करीब 4 घंटे की बैठक के बाद पटना के आरजेडी दफ्तर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आरजेडी के अलावा कांग्रेस, वाम दलों और अन्य पार्टियों के नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि आगामी चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। आज हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर
हम लोग ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव लगातार एनडीए की सरकार पर हमलावर रहे, जबकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि इंडिया गठबंधन यूनिटी और क्लैरिटी के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम न तो मोदी और अमित शाह को मुद्दों से भटकने देंगे और न ही मीडिया को भटकने देंगे। बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति बनाई गई है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे और समय समय पर टीम की बैठकें होंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने बताया कि फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। जितनी बातें भी होनी है, जो मुद्दे यहाँ स्पेल आउट हुए हैं, जो तेजस्वी जी ने बहैसियत कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के कहा है, जो मुद्दे हैं, और फिर जो कांग्रेस के प्रभारी ने बात कही है, उसी के इर्द गिर्द बात है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ही चीजों को आगे बढ़ाने का तय करेगी। इस दौरान वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी भी मौजूद रहे। बैठक से पहले सीपीआई-एमएल के नेता कुमार कुणाल ने बताया कि मुख्य मुद्दा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर चुनाव लड़ना है। अभी जो है हम लोगों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर बात करनी होगी, कुछ एजेंडा सेट करना होगा। बहुत सारे मुद्दे देश में है, राज्य में है, उस पर हम लोगों को सड़क पर उतरने के बारे में मिलजुल के सोचना पड़ेगा। कुछ मिल के कैसे हम आंदोलन करें। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा एनडीए गठबंधन के दलों की भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन गठबंधन के घटक दलों में तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें एनडीए गठबंधन अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करे, लेकिन बीजेपी से टाल रही है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत का। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मकसद से आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पेरिस में यूरोपीय नेताओं के साथ अहम बैठकें करने वाले हैं। इनका मकसद इस युद्ध को जल्द खत्म करके खून खराबा रोकना है। और जानकारी के साथ हैं आराधना। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये पहल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस लक्ष्य का हिस्सा है जिसमें वो रूस यूक्रेन युद्ध को जल्दी और निर्णायक रूप से खत्म करना चाहते हैं। इस पहल के तहत ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो फ्रांस के विदेश मंत्री जियान नोएल बारो से बातचीत करेंगे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख आंद्रे यरमाक ने बताया है कि वो भी पेरिस पहुंच चुके हैं और उनके साथ यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा और रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव भी मौजूद हैं। वे कोएलिशन ऑफ द विलिंग नामक फ्रांसीसी ब्रिटिश गठबंधन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध समाप्त करने के लिए कीव पर क्षेत्रीय और नेटो से जुड़ी रियायतों का दबाव बना रहे हैं। वहीं फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन की सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश में है और संभावित युद्ध विराम की निगरानी के लिए सैनिक तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि रूस ने यूरोपीय या नेटो देशों के सैनिकों की किसी भी तरह की यूक्रेन में तैनाती को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से युद्ध जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम शांति प्रयासों के बावजूद ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। इस समय आईपीएल 2025 का रोमांच चरम पर पहुंच गया है, लेकिन आईपीएल के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम के कोच गौतम गंभीर को बड़ा झटका दे दिया है। गंभीर को कोच पद पर बरकरार रखा गया है, लेकिन उनके करीबी सपोर्ट स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसमें असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर, फील्डिंग कोच टी दिलीप, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई और एक मसाजर शामिल है। बीसीसीआई का यह एक्शन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण रहा। भारत इस सीरीज को 1-3 के स्कोर से हार गया था। इससे पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में 0-3 से टेस्ट सीरीज हारी थी। गंभीर के कोच बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। T20 और वनडे क्रिकेट में जरूर टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ओवरऑल टीम का प्रदर्शन पहले की तुलना में कमजोर हुआ है। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति में कोच का अहम रोल माना जाता है।
ये बात किसी से नहीं छिपी है कि गौतम गंभीर ने अपने खास लोगों को टीम इंडिया से जोड़ा। टीम के सपोर्ट स्टाफ में अधिकांश लोग पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए जब भी टीम इंडिया ने सीरीज गंवाई, गौतम गंभीर निशाने पर रहे और विशेषज्ञों ने माना कि उन्होंने अनुभवहीन सपोर्ट स्टाफ जुटाए हैं। खुद गंभीर का भी स्पेशलिस्ट कोचिंग का कोई अनुभव नहीं रहा है, वो भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट तक ही सीमित रहे हैं। अभिषेक नायर, रेयान टेन डेशोट को टेस्ट मैचों का कोई अनुभव नहीं था। इसके अलावा बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दौरान गौतम गंभीर के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को कही गई बातें भी बाहर आ गई थीं। दरअसल मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने पूरी टीम से कहा था कि अब बहुत हो गया। हालांकि गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में तनाव की खबरों का भी खंडन किया था और कहा कि ये केवल रिपोर्ट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ऐसे में अब बीसीसीआई की कार्रवाई को टीम इंडिया में एक लॉबी बनने की कोशिश पर रोक लगाने का फैसला भी माना जा रहा है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि देश के तमाम इलाकों में कौन कौन से लोक वाद्य बजाए जाते हैं या फिर ये सुनने में कैसे लगते हैं? अगर आपको ऐसे 1000 से ज्यादा लोक वाद्य यंत्रों को देखना और सुनना है तो दिल्ली के संगीत नाटक अकादमी आइए और यहाँ के वाद्य यंत्र संग्रहालय में इनका आनंद लीजिए। एक रिपोर्ट के साथ हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। आपने शहनाई के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप सुरनाई के बारे में जानते हैं? सारंगी भी आप जानते होंगे, लेकिन क्या सारंगा के बारे में आपको पता है? ऐसे ही तानपुरा की तरह तंदूरा या फिर तंबूरा या तंबूरी। अपने देश में ऐसे सैकड़ों लोकवाद्य हैं जो अपनी विरासत और सुरों की खासियत को समेटे हुए हैं। और ऐसे तमाम वाद्यों के बारे में आप जान समझ सकते हैं दिल्ली के दिल यानी मंडी हाउस के पास संगीत नाटक अकादमी के बेहतरीन वाद्य यंत्र संग्रहालय में। यहाँ आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उड़ीसा से कच्छ तक के ऐसे दुर्लभ वाद्य मिलेंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी ना हो। संगीत की इन नायाब धरोहरों को सहेजने की शुरुआत 1964 में हुई, जब जाने माने वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने संगीत वाद्य यंत्रों की एक छोटी सी दीर्घा का यहाँ उद्घाटन किया। देश के कोने कोने से संगीतकारों, आम लोगों, लोक कलाकारों से लिए गए ऐसे करीब 400 वाद्य यंत्रों की एक ऐसी प्रदर्शनी 1968 में यहाँ लगाई गई और उस प्रदर्शनी की कामयाबी ने ऐसे दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेजने की ये प्रक्रिया और तेज कर दी। धीरे धीरे यहाँ वाद्य यंत्रों के साथ साथ तरह तरह के मुखौटों, पगड़ियों और कठपुतलियों को भी जमा किया गया और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। आज यहाँ 1000 से ज्यादा वाद्य यंत्रों का विशाल और अद्भुत संग्रह है। हालांकि तकलीफदेह बात यह है कि इस विशाल संग्रह के लिए जगह के नाम पर एक बहुत ही छोटी सी गैलरी दी गई है। इतना महत्वपूर्ण काम, लेकिन इसे लेकर सरकारी उपेक्षा ऐसी कि इस खजाने को सहेजें कैसे, इसका जवाब संगीत नाटक अकादमी के पास भी नहीं है। हालांकि अपनी सीमाओं में रहकर अकादमी ने इन धरोहरों को सहेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप यहाँ ओडिशा और बस्तर के आदिवासियों द्वारा बजाए जाने वाले आनद्य वाद्य यंत्र से लेकर महाराष्ट्र के तुनतुने, उड़ीसा की तुरही, उत्तराखंड का हुडका, दक्षिण भारत की वीणा, पंजाब की तुम्बी, आंध्र प्रदेश का तोइला, बिहार का तिरहो, उत्तर भारत का स्वर मंडल और जम्मू कश्मीर का रबाब, संतूर, सैतार और सारंगा, साज़े कश्मीर, ताशा से लेकर राजस्थान का श्रीमंडल और सिक्किम का सत्संग, मणिपुर का सेनमू, शेंग खेंग और उत्तर प्रदेश का प्रेम ताल भी देख और सुन सकते हैं। जाने माने तबलावादक स्वर्गीय पंडित किशन महाराज का तबला भी यहाँ मौजूद है। म्यूजियम के भीतर रखे कियोस्क को अगर आप टटोलेंगे तो आपको उन दुर्लभ साजों की आवाज़ सुनने को भी मिलेगी जो यहाँ पिछली आधी सदी से जमा है। अगर आपकी दिलचस्पी संगीत में है तो यहाँ ज़रूर आइए और इन वाद्यों का आनंद लीजिए। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा।
इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।